पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। गाजर की खेती करके कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। आलू रोपाई यंत्र किसानों के लिए है उपयोगी। गाजर एक बहुउपयोगी फसल है। किसान इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल इसकी बुआई का सही समय है। अगर आप भी गाजर की खेती करना चाहते हैं तो आप इसकी कौन कौन सी किस्मों की बोनी करें और खेती करते समय किन किन बातों का खास ध्यान रखें, इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। गाजर की उन्नत बुआई तकनीक। गाजर एक महत्वपूर्ण जड़ वाली सब्जी की फसल है। गाजर की खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। गाजर को कच्चा और पकाकर दोनों ही तरह से लोग उपयोग में लाते हैं। गाजर में कैरोटीन और विटामिन ए पाया जाता है, जो कि मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। भूमि का चुनाव और खेत की तैयारी। गाजर की खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाले दोमट भूमि, जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो, उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और 40 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम DAP और 40 किलोग्राम MOP का आप प्रति हेक्टर की दर से बुआई के समय प्रयोग करें और शेष बची यूरिया की 70 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग आप 30 से 35 दिन की खड़ी फसल में करें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। गाजर की उन्नत किस्में। किसान भाइयों, गाजर की 2 तरह की किस्में होती हैं, एक यूरोपियन किस्म और दूसरी एशियाई किस्म। जहां तक यूरोपियन किस्मों की बात है तो इसकी जड़ें लंबी और पतली गहरे संतरे रंग की होती है। इसकी किस्मों में अर्ली नेंटिस, पूसा यमदाग्नि, चैंटने आदि हैं। इसकी औसत उपज 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टर है। और एशियाई किस्मों में पूसा मेघाली, गाजर नंबर 29, पूसा केसर, पूसा वृष्टि, पंजाब ब्लैक ब्यूटी, PC 161 प्रमुख है। इनकी औसत उपज 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टर है। जहां तक बीज दर की बात है तो 1 हेक्टर क्षेत्र के लिए 6 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। फसल को रोगों से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। गाजर की बुआई विधि और दूरी।
गाजर की एशियाई किस्मों की बुआई अगस्त से अक्टूबर तक और यूरोपियन किस्मों की बुआई अक्टूबर से नवंबर तक की जाती है। किसान भाइयों, बीजों की बुआई मेड़ों पर करें, जिसमें लाइन से लाइन 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध 6 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए हाथों से बीजों की बुआई करें। इस प्रकार किसान भाइयों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि गाजर की बुआई करते हैं तो आपको इसकी फसल से औसतन 2 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्ति होती है। किसान भाइयों, गाजर का औसत बाजार भाव कम से कम 7 से 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलता है, जिससे कुल आय लगभग 1,57,500 रुपए तक मिल सकती है, जिसमें लागत लगभग 55,000 रुपए के आसपास आएगी। तो इस तरह से आप प्रति हेक्टेयर क्षेत्र से 100 से 125 दिनों में 1,02,500 रुपए की शुद्ध आय ले सकते हैं। इस प्रकार किसान भाई गाजर की उन्नत खेती करके अच्छी आय कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए खेतीबाड़ी में यंत्रीकरण का बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यंत्रीकरण से उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ती है। साथ ही यंत्रीकरण से कम समय में अधिक कार्य कुशलता के साथ कम खर्च में किए जा सकते हैं। इन्हीं सभी लाभों को देखते हुए आज हम चर्चा कर रहे हैं आलू रोपाई यंत्र के बारे में, जिस पर विस्तार से बता रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मुजफ्फरपुर की कृषि इंजीनियर निधि कुमारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रबी में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण फसल, अगर फसलों के बाद देखें जो अनाज वाली फसल है गेहूं के बाद, तो हमारे यहाँ आलू का बहुत महत्व है। तो आलू जो है हमारे यहाँ मुख्यतः सब्जी में उगाई जाने वाली फसल है और आलू को हम अक्टूबर से लेके नवंबर के पहले हफ्ते में हम लगाते हैं और हमें ये मेंटेन रखना पड़ता है कि हमारे खेत में नमी जो होती है वो उचित मात्रा में होनी चाहिए, ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए हमारे खेत में। पोटैटो प्लास्टर मशीन एक बहुउपयोगी बोने की मशीन है। इस मशीन का उपयोग सभी प्रकार के आलू बोने के लिए किया जाता है। आलू की खेती के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। आलू बोने की मशीन की मदद से शारीरिक श्रम पर निर्भरता कम हो जाती है। इस मशीन को ट्रैक्टर के साथ जोड़कर चलाया जाता है। तो हमारे यहाँ दो तरह के जो प्लांटर जो प्रचलित है, जैसे कि आप देखेंगे जब पहले पुराने तरीके में हम लोग अपने से मेड़ बनाते थे, क्यारी में 50 से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को मेंटेन करते थे, तो वो अब करने से क्या होता है कि हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो अभी क्या है, हमारे यहाँ दो पद्धतियाँ हैं जो पोटैटो को प्लांटिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो आलू की बुआई के लिए यूज़ करते हैं। वो एक होता है सेमी पोटैटो प्लांटर और दूसरा होता है जो बोलते हैं उसको ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर। तो ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर क्या होता है? ऑटोमेटिक मतलब स्वसंचालित नहीं बोल सकते इसको, ये बोलते हैं कि ट्रैक्टर द्वारा संचालित, जिसमें कि आदमी की ज़रूरत नहीं होती है। पीछे आपकी जो आलू रखते हैं, जो मेंटेन करते हैं सीड टू सीड रेट जो मेंटेन करते हैं, उसके लिए आदमी की ज़रूरत नहीं है, बस एक ट्रैक्टर चलाने के लिए इंसान की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या होता है कि लगभग 25 क्विंटल के हिसाब से हमें प्रति हेक्टेयर आलू की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें क्या होता है 30 ग्राम आलू का साइज़ लिया जाता है। अगर तो आप ऑटोमेटिक में क्या होता है कि आलू को काटने की ज़रूरत नहीं है, आप
आप आलू का जो एक ग्रेड होता है 30 ग्राम का साइज़ होता है उसको आप मेंटेन करें। और इसमें कप फीड रोलर मैकेनिज्म होता है जिसमें कि कंपनसेटरी ट्रे लगा होता है। तो ट्रे में हम क्या करते हैं, हॉपर्स के सहारे उसमें आलू जो होता है कप के थ्रू वो जाता है और आपकी मिट्टी में गिरता है और साथ ही साथ वो क्यारी बनाता चला जाता है, जिसकी हाइट 15 सेंटीमीटर 10 से 15 सेंटीमीटर की होती है। और इसको 2 से 4 कतार में आप बुआई कर सकते हैं। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं सेमी ऑटोमेटिक। मतलब इसमें क्या होता है, एक तो ड्राइवर होता है जो ट्रैक्टर को चलाता है, 35 HP से ऊपर का ट्रैक्टर चाहिए होता है, और 2 लोग चाहिए होते हैं जो आपका पीछे में आपका आलू को मेंटेन करे। मतलब आलू जो होता है उसमें फ्लूट रोलर मैकेनिज्म होता है जिसमें आलू आपको रखना होता है, मतलब निश्चित समय पे उसको गिराते रहना पड़ता है। और उसमें अगर 2 कतार है तो 2 लोगों को बिठाना पड़ेगा, पीछे सीट लगी हुई होती है। तो इससे हमारी जो इसमें भी संचालन क्षमता जो होती है इसकी कम होती है। मतलब आप 6 से 8 हेक्टेयर 1 एकड़ प्रति दिन कर सकते हैं, नहीं तो बोल सकते हैं 6 से 8 हेक्टेयर प्रति दिन का आपका जो फील्ड कैपेसिटी होता है, क्षमता होती है उसकी होती है। तो इसमें भी वही सेम चीज़ है, 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको आलू की बुआई में आलू लगता है। इस मशीन से आलू की बुवाई करने से पहले इस यंत्र में बने बॉक्स से अंदर आलू के बीजों को डाल दिया जाता है। इससे आलू की बुवाई करने के लिए श्रमिकों को मशीन के ऊपर बैठकर आलू के बीजों को गिराने वाले कीप में डालना पड़ता है। जो आलू के बने बीजों को एक एक कर मशीन में बने कीप में डालते हैं, जिससे आलू की बुवाई होती है। तो इसमें क्या होता है, आपका लेबर कॉस्ट बहुत कम जाता है। और अगर देखें तो पूरे 1 हेक्टेयर में आपको मात्र 6,000 से 7,000 रुपये लगते हैं आपको आलू की बुआई में। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है और बहुत सारे किसान इसको अपनाते हैं। और इसमें लागत जो है पोटैटो प्लांटर का, उसमें मात्र 75,000 से 1 लाख के बीच आता है। और उसमें भी बिहार सरकार ने बहुत सारी अनुदान राशि दी है जो 50% तक की है, OBC के लिए, SC ST के लिए, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए। मशीन की कीमत की बात करें तो इस मशीन की कीमत अलग अलग कतारों के हिसाब से होती है, लेकिन अनुमानित कीमत की बात करें तो सेमी ऑटोमेटिक पोटैटो प्लास्टर मशीन की कीमत लगभग 70,000 से 1 लाख रुपए तक होती है। और अगर ऑटोमेटिक पोटैटो प्लास्टर की कीमत की बात करें तो वो लगभग 1.5 से 4 लाख रुपए तक हो सकती है। अगर किसान चाहे तो इस मशीन को समूह बनाकर भी खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको करना होता है कि जो प्लांटर है आपका उसको मेंटेन करना होता है। आपको करना क्या होता है कि जो भी ग्रीसिंग पॉइंट होती है, कप फीड मैकेनिज्म है, या आपका जो भी गियर सिस्टम है, या आपका जहाँ भी आपको लगता है रोलर्स लगे हैं, बेयरिंग लगे हैं, वहाँ पे आपको ग्रीसिंग करनी होती है। और धूप से बचाएं, पानी से बचाएं अपने इम्प्लीमेंट को। तो ये करना होता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। राई, सरसों, तिलहन की प्रमुख फसल है और अभी प्रदेश के जिन किसानों के खेत खाली हैं, वे इन खेतों में अगाध सरसों की बोनी कर सकते हैं। लेकिन इसके अच्छे उत्पादन के लिए आप सरसों की कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और बुआई करते समय किन किन पहलुओं का ध्यान रखें, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मुजफ्फरपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मोतीलाल मीणा। यही है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में सरसों लगाने का उचित समय है। सरसों की खेती को करने के लिए भूमि का चयन करते समय इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। क्षारीय तथा अम्लीय मिट्टी में इसकी खेती को सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता है।
सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे, खेत में गहरी जुताई कर देते हैं डिस्क हैरो चला के। उसके बाद खरपतवार जो भी हैं वो मिक्स हो जाएंगे उसमें, हैरो द्वारा खरपतवारों को मिक्स कर देंगे, भूमि में मिला देंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें करना है कि खेत की तैयारी के बाद हम देखते हैं कि कितना हमें जो रासायनिक उर्वरक या का है, इसके लिए 10 से 12 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर चाहिए। और यदि हम रासायनिक खादों की बात करते हैं तो इसके लिए 40 केजी यूरिया और 50 केजी DAP और 20 केजी पोटाश की ज़रूरत होती है। इसी के साथ जब, क्योंकि तिलहन फसल में जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो है सल्फर की, तो इसकी खेती के लिए सरसों के लिए सल्फर बहुत आवश्यक है, जो तेल की मात्रा बढ़ाता है और दानों की गुणवत्ता बढ़ाता है। तो 25 केजी सल्फर प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए, जिससे हमारा जर्मिनेशन अच्छा होगा, पौधा ताकतवर होगा और उसमें जब फली बनेगा उस टाइम फलियों की साइज और बीज उचित समय पर बनेगा। खेत की तैयारी करते समय यूरिया की आधी मात्रा और DAP, पोटाश तथा सल्फर की पूरी मात्रा को बुवाई के समय खेत में मिला देना चाहिए। इसके बाद फसल में एक सिंचाई करने के बाद शेष बची यूरिया की आधी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। इसमें जो हम प्रभेदों का चुनाव करेंगे उसमें हम सबसे पहले लेते हैं राजेंद्र सुफलम, जो बहुत ही अच्छी वैरायटी है। तेल की मात्रा इसके दानों में 41% होती है। इसका उत्पादन 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है और ये इसकी जो पकाव अवधि है वो 125 से 130 दिन होता है। इसके अलावा है जो नई किस्म है DR MR 150-35, ये सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर से निकला हुआ है, जो बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य और झारखंड के कुछ प्रखंडों में इसका अच्छा उत्पादन है। जहां पर सिंचाई की व्यवस्था है उन एरिया के लिए ये उपयुक्त है। बुआई के लिए हम जो भी है, क्योंकि 2 तरीके से बुआते हैं, एक तो सीड ड्रिल से जो खाद बीज 2 ड्रोवर वाली होती है, एक जीरो टिलेज से। तो ये देख लीजिए, यदि खाली खेत है उसके बाद हम सीड ड्रिल से या जीरो टिलेज से 4 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग में लेते हैं। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 3 से 5 किलो बीजों की आवश्यकता होती है। बीजों की बुआई से पहले उन्हें मैनकोजेब 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें, जिससे फसल में कीट व रोगों का प्रकोप कम होता है। इसके बाद भूमि में नमी के अनुसार बीजों को लगा देना चाहिए। सरसों की बुआई कतारों में की जाती है। इसके लिए खेत में 30 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए कतारों को तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हुए सरसों के बीजों को लगाना चाहिए, जिससे पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। खाली खेत रहने पर या खुला खेत है तो सबसे पहले उसमें क्यों खरपतवार की है, तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है जो प्री खरपतवार है, पोस्ट खरपतवार नाशी है, उसमें पेंडीमेथालिन 8 से 10 ml दवा को 1 लीटर पानी में घोल के पहले बुआई से पहले खरपतवार को नष्ट कर दीजिए इस दवाई का स्प्रे करके। इसके अलावा जब हमारी फसल 55 दिन की हो जाती है, फूल आने से जस्ट पहले उसमें एक सिंचाई की आवश्यकता होती है। एक सिंचाई, हल्की सिंचाई दें, क्योंकि पानी भरा नहीं रहना चाहिए, जिससे ज़्यादा पानी ठहर गया जड़ों पे तो जड़ गलन की समस्या आ जाएगी। उससे बचाव के लिए जल निकास की व्यवस्था। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव चंद्रपुर, जिला भागलपुर से मोहम्मद एन रिजवी ने। आप बकरियों में PPR रोग के कारण और इसकी रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो रिजवी जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हाँ, बकरी पालक भाई जो भी बकरी पालन शुरुआत करने जा रहे हैं या शुरुआत कर चुके हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात करने की आज कोशिश की जा रही है। इसमें है कि कैसे बकरियों को PPR से बचाएं। PPR मतलब छेरा बीमारी। किसान भाइयों,
बकरियों में होने वाली घातक बीमारियों में है PPR। यह विषाणु जनित रोग है जिससे बकरियों में अत्यधिक मृत्यु होती है। इसलिए PPR रोग को बकरियों में महामारी या बकरी प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। ये रोग विशेषकर कम उम्र के मेमनों में और कुपोषण व परजीवियों से ग्रसित बकरियों में अधिक गंभीर एवं प्राणघातक होता है, जिससे बकरी पालन में अधिक नुकसान होता है। छेरा ऐसी बीमारी है, छेरा बीमारी, जिसमें कि बकरियों को सर्दी मतलब निमोनिया बहुत ज़बरदस्त होती है। इसके साथ बहुत ही पतला पैखाना होती है और इसमें बुखार भी बकरियों को 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है, जिसके कारण बकरी क्या होती है कि खाना पीना बंद कर देती है। और ये बीमारी जब भी फैलेगी तो पूरे फार्म में फैलेगी, पूरे एरिया मतलब पंचायत लेवल पर भी फैलती है, पूरे गाँव में। और मरना मतलब आज इन्फेक्शन हुआ है, सिम्टम आना शुरू हुआ, 5-6 दिन में बकरियां मरना शुरू हो जाती है। और आपके पास 10 बकरी है तो उसमें 7-8 की मोर्टलिटी होने की संभावना ज़रूर बनती है। मतलब कि कहने का बताने का एक ही उद्देश्य है कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिससे कि अपने बकरी पालक को बचाव, अपने बकरियों को बचाव करने की आवश्यकता है। बकरी पालक अपने पशुओं को PPR जैसी घातक बीमारियों से बचाने के लिए यदि कुछ पहलुओं पर ध्यान रखें तो काफी हद तक बकरियों को इस रोग से बचा सकते हैं। प्रत्येक वर्ष PPR का टीका दिलवाई जाती है, तो आप अपने ब्लॉक में अपने प्रखंड पशु चिकित्सा पदाधिकारी से के संपर्क में आकर अपने बकरियों को टीकाकरण करवा लें। और नहीं तो अपने भी खरीदारी करके किसी भी अच्छे जो वैक्सीन बेचने वाले हैं, टीका बेचने वाले, उनसे संपर्क करके आप अपने बकरियों को टीका लगवा सकते हैं। ये बहुत महंगी चीज़ भी नहीं होती है। अब उसमें होता क्या है, टीका जो होती है पाउडर फॉर्म में होती है और 100 बकरियों की डोज और 50 बकरियों का डोज के रूप में आती है। यदि एक बार इस पाउडर को आप घोल लेते हैं वैक्सीन देने के लिए, मतलब रेडी कर लेते हैं उस सॉल्यूशन को, उसके बाद 2 घंटा के अंदर में आपको इस वैक्सीन को समाप्त कर लेनी है, नहीं तो ये किसी काम की नहीं रहेगी। उसके बाद जो 100 ml की वाइल आती है, 100 बकरी का डोज आती है, 1 ml एक बकरी को देना है, वो भी चमड़ी के नीचे पड़ती है। इस तरह से सभी बकरी को एक एक करके आपको वैक्सीन दे देनी है 2 घंटे के अंदर में। इसके बाद क्या करना, अब किस समय बकरी को ये टीका दी जाती है। जब सीजन की बात करते हैं तो ये आपको बता दें हम पहले कि ये टीका जो होती है एक बार अपने बकरी को आप दे देते हैं तो ये 3 साल तक आपकी बकरी को छेरा बीमारी से बचाएगी। कि वैसे दिन ही टीकाकरण करें जिस दिन थोड़ा सा माहौल जो इन्वायरमेंट जो होती है, वातावरण जो होती है वो फेवरेबल हो, मतलब कि ना तो अधिक गर्मी हो न अधिक ठंड पड़ रही हो, मतलब कि हम लोग भी आराम महसूस कर रहे हों, ऐसे दिन में ही देना चाहिए। और उसमें भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि सुबह के समय में यदि टीकाकरण करते हैं तो बहुत बेहतरीन होती है। और सुबह में टीका करने के बाद, टीका देने के बाद कम से कम 2 घंटा तक अपनी बकरी को धूप में नहीं जाने दें, आराम से रहने दें घर पे ही। 2 घंटे के बाद आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन टीका देने के 4 से 5 दिन पहले आपको एक जानकारी जरूर रखनी है कि सभी को कृमि की दवा सुबह में खिला दें 5 दिन पहले। और कृमि की दवा खिलाने के साथ साथ आपको क्या करना है, कोई भी एंटी स्ट्रेस दवा या लीवर टॉनिक कम से कम 3 दिन तक उसको पिलाते रहना है, उसके बाद ही टीका देनी है। यदि आपकी बकरी PPR रोग से ग्रसित है तो उसे स्वस्थ बकरियों से अलग रख देना चाहिए। रोगी बकरियों का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को ना खिलाएं और अगर बकरी बीमार है तो उसे चराने के लिए नहीं लेकर जाएं। PPR रोग से प्रभावित पशु का इलाज योग्य पशु चिकित्सक से ही कराएं। यदि आप टीका नहीं दिलवाए और बकरी को PPR हो जाती है, बीमारी छेरा बीमारी हो जाती है, तब आपके साथ बहुत मुश्किल समस्या आ जाएगी। उसमें करना क्या होगा, बकरी को बहुत ज़्यादा निमोनिया है, उसकी नाक की सफाई लाल पोटाश के घोल से करते रहना है। इसके साथ साथ नाक में सरसों का तेल डालते रहें। उस बकरी को फीवर रहती है, इसलिए फीवर की दवा देंगे आप, जो भी पैरासीटामोल या मेलोक्सिकम प्लस आती है, ये दवा का उपयोग करेंगे। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक के रूप में कोई भी लीवोफ्लोक्सासिन या इंड्रोफ्लोक्सासिन का एंटीबायोटिक 3 दिन तक आप उपयोग कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा अधिक दवा का उपयोग नहीं करें, नहीं तो आप ये पशुओं के लिए, बकरियों के लिए और हानिकारक हो जाती है। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।